भारत के भविष्य निर्माताओं को मेरा नमन। मैं अभयकांत खंडेलवाल आपका आकाश हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बियॉन्ड लिमिट सीरीज़ के पिछले वीडियोस में आपने जेईई एडवांस के पुराने पेपर्स देखे और अब हम देखने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2 का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ITF का है जो कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इस प्रॉब्लम के लिए अगर हम यहाँ ट्रायंगल बनाएं तो बेस 2 है, हाइपोटेन्यूस √5 है, परपेंडिकुलर आ जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। अब ये x लेस देन 1 है तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारा आ चुका है tan इनवर्स ऑफ 4/3। इस वाले एंगल के लिए अगर हम बात करें तो ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूस है 5, बेस आ जाएगा 4। तो इसी एंगल को हम tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3/4। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x और y पॉजिटिव है तो यहाँ सिंपली बिना किसी कंडीशन के ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस xy, जो कि सिंप्लीफाई करके बन रहा है tan इनवर्स ऑफ -7/24। जो हमसे पूछा गया है वो है tan ऑफ दिस एंगल। सो जो क्वेश्चन मार्क है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -7/24, दैट इज -7/24। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। बहुत ही छोटा सा सवाल, इसका एनालिसिस हम देखते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल था। 31% बच्चों ने इसे अटैम्प्ट ही नहीं करा, 50% के करीब इस बच्चों ने इसे सही करा, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसे सही करा है। 18% ने रॉन्ग। चूँकि बहुत सारे बच्चों ने इसे, जिन्होंने अटैम्प्ट किया उनमें से ज़्यादातर ने सही किया, इसीलिए ईजी है। आइडियल टाइम 2 से 3 मिनट और कैलकुलेशन भी यहाँ पे कुछ खास नहीं थी, कैलकुलेशन ईजी लेवल की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा एरिया का। x और y पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यहाँ दो पैराबोलास गिवन है। पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं इक्वालिटी कंसिडर करके। तो y² इक्वल टू 4x एंड y² इक्वल्स 12 माइनस 2x। दोनों को इक्वेट करें तो जो x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2। x का वैल्यू 2 वापस से अगर हम पुट बैक कर दें तो बेटा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि x और y यहाँ पर पॉजिटिव है। तो x की जगह 2 रखने पर हमें y मिल रहा है 2√2। एंड कोइंसिडेंटली ये लाइन जो है वो भी पास कर रही है 2,2√2 से। अगर ओवरऑल हम क्या रीजन हमसे पूछा गया है उसको देखें तो पहला वाला जो पैराबोला है y² इक्वल टू 4x, उसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा जिसमें S1 नेगेटिव होने के कारण इसके अंदर वाले पॉइंट्स का कलेक्शन हमसे पूछा गया है। तो इसके अंदर वाले पॉइंट्स, इसके बाद इस लाइन के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये लाइन एक तो पास कर रही है पॉइंट 2,2√2 से। एक्स इंटरसेप्ट अगर इसका हम देखें तो वो आ रहा है 5 और ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमारा जो रीजन हमें चाहिए है वो पैराबोला के अंदर भी होना चाहिए था। तो बच्चा ये वाला रीजन हमारे काम का हो सकता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइन के उस ओर है जिस तरफ ओरिजिन है, एज वेल एज पैराबोला के अंदर भी होना चाहिए, इसलिए बाहर वाला रीजन मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। अगर इस पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो इसका वर्टेक्स आ रहा है वो आ रहा है 6,0 पर और यहाँ जो रीजन
या ड्राइंग इस पैराबोला की रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी बच्चा। और इस पैराबोला के भी अगर हम देखें तो इसका भी S1 नेगेटिव होने का मतलब है कि इस पैराबोला के अंदर भी हमारा रीजन है। बट बेटा इस लाइन के चूंकि नीचे की तरफ है तो ये पैराबोला के अंदर वाला कुछ भी एक्स्ट्रा रीजन हम नहीं ले सकते हैं, ये वाला रीजन हम ले ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि हमें इस लाइन वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करवाना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है उसे हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। एक तो जो पैराबोला से बाउंडेड हो रहा है y² = 4x टिल x = 2 एंड फर्दर वाइट लाइन या हमारी लाइन से बाउंड हो रहा है टिल x = 5। ये वाला पॉइंट हमारा है, हम निकाल चुके हैं 2, 2√2। तो जो पूरा एरिया है उसको हम लिख सकते हैं A1 + A2। तो हमारा एरिया जो है बच्चा A1 कितना रहेगा? A1 रहेगा इंटीग्रल y dx। ये वाला जो x है बच्चा वो है x = 0, तो y dx 0 से 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 8√2/3। इसके बाद अगर हम A2 की बात करें जो कि एक ट्रायंगल है, तो A2 हमारा कितना आ जाएगा बच्चा? किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो बेस यहां आप देख सकते हैं कि 3 यूनिट है, ये वाला पॉइंट 5,0 था, इंटू हाइट जो है वो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पॉइंट का y 2√2। तो ये जो एरिया है वो है 6√2/2 या 3√2। और जो फाइनल एरिया है वो है A1 + A2। सो A which is A1 + A2 which will be 8√2/3 + 3√2 that is 17/3√2। कंपेयर करें इसे α√2 से तो हमारा अल्फा कितना आ जाएगा? 17/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है बच्चा। तो ये भी एक आसान सा ही सवाल था, बस हमें एरिया को अच्छे से शेड करना था। इसका एनालिसिस करें बच्चा। एरिया अंडर द कर्व एंड इंटीग्रेशन का ये सवाल था। 63% ने अटेम्प्ट नहीं किया, 20% ने सही किया, 16% ने रॉन्ग। ओवरऑल ईजी ही था, 2 से 3 मिनट में होने लायक सवाल था। कैलकुलेशन भी मीडियम लेवल की है इसमें थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा। लिमिट का सवाल है और इसमें अगर हम देखें तो बच्चा ये बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। अब 1 की पावर इन्फिनिटी को डील करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं e⁻ fx -1 इंटू gx, और ये लिमिट हमें गिवन है e⁻6। यहाँ x अप्रोच कर रहा है 0 प्लस पे। तो बेटा LHS और RHS को इक्वेट करें तो ये बनेगा sin of sin kx। भाई दोनों e की पावर में जो भी है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, बाय x प्लस x ओवर x माइनस ऑफ 1 माइनस cos x ओवर x इक्वल्स 6 व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब बेटा इस 2 से 3 को कट 6 को कट करें तो उधर रह जाएगा 3, और इस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो बेटा साइन ऑफ साइन के एक्स बाय साइन के एक्स 1 हो जाएगा, और साइन के एक्स बाय के एक्स भी 1 हो जाएगा, और यहाँ एक रह जाएगा के केवल। x बाय एक्स क्लियरली बेटा 1 ही रहेगा, और ये है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और ये लिमिट आ रही थी हमारी 3 व्हेन x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब सभी पार्ट्स पे लिमिट लगा दे तो 1 इंटू के प्लस 1 माइनस हाफ इंटू 0 इक्वल्स 3। तो बच्चा यहाँ से k हमारा कितना आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी।
बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, लिमिट्स का बेसिक सवाल है। इसका एनालिसिस करें तो कॉन्सेप्ट लिमिट्स का है। 36% ने अटैम्प्ट नहीं किया है, 40% जिनने सही किया है, 23% ने रॉन्ग। डिफ़िकल्टी ईजी था बेटा, अच्छा खासा परसेंटेज इसमें सही वाला है। आइडियल टाइम 2 से 3 मिनट का लग रहा है और कैलकुलेशन इसमें लाइट ही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक ही बात आप देख सकते हैं, fx बराबर 0, fx बराबर 0, fx बराबर 0 एंड fx बराबर 0। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही हम कर लेते हैं fx बराबर 0 से। तो बेटा x बराबर 0 पर तो 0 है ही है, हम बाकी जगह बात करते हैं कब 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर साइन k बाई एक्स बराबर 0, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पाई ओवर एक्स स्क्वायर है, दैट इज साइन पाई ओवर एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि x तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि 0 पर तो ऑलरेडी फंक्शन 0 ही है। बेटा यहाँ से पाई ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए n पाई के, क्योंकि साइन थीटा कब 0 होता है बच्चा, जब x हो जाए n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। तो जो x के वैल्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्लस माइनस रूट 1/n। अब चलते हैं हर ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले कह रहा है कि अगर x इस इंटरवल में है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो देख लेते हैं बेटा, अगर x इस इंटरवल में है दैट इज 1/√n, क्योंकि पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव x की ही बात कर लेते हैं, पॉजिटिव x 1/√n ही हो सकता है। तो 1/10⁻10 से इन्फिनिटी, दैट इज √n बिलोंग्स टू 0 to 10⁻10। स्क्वायर करेंगे तो हमें n मिल जाएगा 0 से 10⁻10 स्क्वायर। और बेटा इस इंटरवल में कितने n के वैल्यूज मिलेंगे वो हमें फाइनाइट ही दिख रहा है। n के फाइनाइट वैल्यूज बताते हैं कि x के जो नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगे वो भी कैसे मिलेंगे, फाइनाइट ही, जबकि ये कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया है। आगे हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ये कह रहा है इन द इंटरवल 1/π से इन्फिनिटी। तो जो हमारा 1/√n है, ऑप्शन बी को हम वेरीफाई कर रहे हैं यहां से। जो 1/√n है x का वैल्यू वो है 1/π से इन्फिनिटी। बच्चा यहां से हम √n निकालें तो वो आ जाएगा 0 से पाई, और n स्क्वायर निकालें या n निकालें सॉरी, तो वो आ जाएगा 0 से पाई स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेटा ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि n यहाँ इंटीजर था और इस इंटरवल में आपको कई इंटीजर्स मिल जाएंगे 1 से लेकर 9 तक के। तो यहाँ n के 9 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ऑप्शन बी भी अपना हो चुका है गलत बच्चा। इसके बाद अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ये बोल रहा है कि इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइनाइट हैं। तो अब हम ये वाला x का इंटरवल ले लेते हैं। तो x बिलोंग कर रहा है 0 से 1/10⁻10 में, और x मतलब 1/√n। हम वेरीफाई कर रहे हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा, n का पॉसिबल वैल्यूज अगर हम लेंगे, या पहले √n का निकालें, तो √n का आएगा 10⁻10 से इनफाइनाइट, और n का पॉसिबल वैल्यूज आएगा 10⁻10 स्क्वायर से इनफाइनाइट। इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स लाई कर रहे हैं बच्चा, इनफाइनाइट इंटीजर्स इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन सी अपना गलत हो जाता है सॉरी यहाँ, क्योंकि ये कह रहा है कि ये तो फाइनाइट इस इंटरवल में x होंगे, जबकि हमारे पास जो x आ रहे हैं या n जो आ रहे हैं, जितने n आएंगे उतने हमारे पास x आ जाएंगे। n इनफाइनाइट मतलब x भी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाता है। वैसे तो हम कंक्लूड कर चुके हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही है, बट फिर भी इसको वेरीफाई करें तो बेटा यहाँ हमारा इंटरवल जो है, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से कलर से कर देता हूँ। तो इस इंटरवल में √n अगर इसमें बिलोंग कर रहा है 1/√n सॉरी, तो n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चा, n बिलोंग करेगा पाई स्क्वायर से π⁴। पाई स्क्वायर 9 पॉइंट कुछ कुछ होता है,
और पाई टू दी पावर 4 की वैल्यू अगर अपन बात करें बच्चा, तो ये ऑब्वियसली कुछ भी आए, आप समझिए बात को, ये 9 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर 81 से तो बड़ा आने ही वाला है, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली कितना आएगा वो तो कैलकुलेटर लेके करने वाली बात हो गई, बट ये जो भी नंबर रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 81। तो इस इंटरवल में अगर अपन देखेंगे बेटा तो हमको 25 n तो मिल ही जाएंगे जो कि इंटीजर हो, क्लियरली दिख रहा है। 10 से लेकर 80 तक 10 to 80 हमें ऑलरेडी बहुत सारे इंटीजर मिल चुके हैं और नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ 25 से ज़्यादा ही है। तो जितने n उतने ही x, तो नंबर ऑफ x भी इवन 70 से ज़्यादा है, वो हम कह सकते हैं 25 से तो ज़्यादा वो ऑब्वियसली हो गए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा फाइनली करेक्ट हो जाता है। अब हम करते हैं बेटा इसका एनालिसिस। ओवरऑल देखें तो एसओटी का ये सॉल्यूशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये सवाल था बच्चा, जिसमें 61% बच्चों ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया, लगभग 8% ने सही किया है और रॉन्ग करने वाला परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, अराउंड 31% ने रॉन्ग किया। इसे डिफिकल्ट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें से कम लोगों का ये सही हो पा रहा है। ये एनालिसिस जेईई की तरफ से आता है। इसके बाद आइडियल टाइम इसमें 4 to 5 मिनट्स था, कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ी ठीक ठाक थी, हर ऑप्शन को ले लेकर हमें वेरीफाई करना था बच्चा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिमिट का है और इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln x ओवर x टू द पावर 1/1000। अब ये बेटा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो इसको डील करने के लिए हम हेल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा 1/x ओवर 1/1000 इंटू 1/x टू द पावर 999/1000। सिंप्लीफाई करने पर बच्चा ये रह जाएगा 1000 ओवर x टू द पावर 1/1000। और अब लिमिट अप्लाई कर दे बेटा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ आप देखो कि अगर x की छोटी सी भी पावर है तो वो लॉगरिदमिक फंक्शन पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। मतलब अगर x इन्फिनिटी पर जा रहा है और मैं x की छोटी सी भी पावर ले लूँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू ln x। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेटा ये जो लॉग वाले एक्सप्रेशंस हैं ये यहाँ कोई मेजर कंट्रीब्यूशन अपना नहीं दे पाएंगे। और इसकी अगर अपन बात करें बच्चा तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस एंगल अप्रोचेस टू 0। तो हम क्या करेंगे बच्चा, ये जो पार्ट था एक बार इसको मैं ux लिख देता हूँ, ये ux कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनटू साइन 1 ओवर x स्क्वायर। इसको अगर मैं सेम 0 नीचे दे दूं तो बच्चा ये 1 बन जाएगा। और इसके चलते बच्चा हमने क्या किया है, एक एक्स स्क्वायर से आप कह सकते हैं डिवाइड किया है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दें इनटू x टू द पावर अल्फा बीटा। अब बेटा अगर हम देखें तो ये कितने पर जा रहा है 1 पे, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ux ओवर x टू द पावर 2 प्लस अल्फा बीटा। अब बेटा जो मैं कह रहा था ये कैसा फंक्शन है, लॉग फंक्शन इंटू -1 से 1। अब यहाँ इसकी डोमिनेंस एकदम नेग्लिजिबल होगी जब जब ये x की पावर पॉजिटिव हो गई। तो 2 प्लस अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव हो गया बच्चा तो ये इतना पावरफुल होगा कि अगर ये इन्फिनिटी भी बन रहा है ux -1 से 1 से मल्टीप्लाई होकर अगर ये इन्फिनिटी भी बन रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा इन्फिनिटी होगा कि ये ओवरऑल उसे क्या बना देगा 0। जैसे यहाँ पर x की छोटी सी पावर ने इस पूरे log x को ख़त्म ही कर दिया है। तो बेटा यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा यहाँ कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन -2। तो देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। बेटा ऑप्शन बी एंड सी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो वो होंगे हमारे फाइनल आंसर, और ए और डी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वो होंगे गलत आंसर्स। चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ बच्चा। इसके एनालिसिस में अगर अपन बात करें तो लिमिट्स का ये सवाल था, 71% बच्चों ने लगभग इसे अटैम्प्ट नहीं किया और करीब 4% बच्चों ने इसे परफेक्टली सही किया और करीब 9% बच्चों ने इसे पार्शियली सही कर दिया बेटा, ठीक है। करीब 16% का गलत था। ओवरऑल ये डिफिकल्ट सवाल था क्योंकि कॉन्सेप्ट उस टाइम पर क्लिक करना बड़ा मुश्किल है। कैलकुलेशन तो थोड़ी छोटी सी थी, तो आइडियल टाइम 2 से 3 मिनट, और कैलकुलेशन जो इसमें इन्वॉल्व थी वो भी मीडियम दर्जे की ही थी। चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल है 3D का, तो इसमें पहले अपन सवाल देख लेते हैं इसका अच्छे से। सवाल में कह रहा है कि एक पॉइंट P है
और उससे एक लाइन खींच रहे हैं अपन इसके पैरेलल, तो बेटा P से लाइन जा रही है तो वो हो जाएगी x-1 y-3 z-2। वो पैरेलल है बच्चा 1 to 1 dr वाली लाइन के, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी ये। और ये लाइन जो है बच्चा जाके मिल रही है इस L1 को Q पर। तो पहले तो Q पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैंने लैम्डा माना, तो Q जो है बच्चा वो कितना है, λ+1 to λ+3 एंड λ+2। ये अपना Q पॉइंट है और Q बेटा इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है, तो Q लाइज ऑन L1। तो बच्चा यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, L1 में इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो λ+1 -2λ -3 + 3λ + 6 = 6। यहाँ से अगर हम देखें बच्चा तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट रहा है और यहाँ ओवरऑल 4λ - 2λ 2λ बराबर 2, तो लैम्डा आ रहा है हमारा 1 के इक्वल बच्चा, लैम्डा 1 आ रहा है। और अब कह रहा है एक दूसरी लाइन जो Q से गुजर रही है, तो पहले Q अपन कंप्लीटली निकाल लेते हैं बेटा। तो जो Q पॉइंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2 5 3, लैम्डा की जगह हमने 1 रख दिया है। अब एक दूसरी लाइन है जो Q से तो निकल रही है और L1 के परपेंडिकुलर है। तो बेटा अगर ये लाइन L1 प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बेटा L1 का n वेक्टर ही होगा इस लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो ये जो दूसरी लाइन है QR लाइन, QR लाइन क्या कर रही है बेटा, एक तो Q से पास कर रही है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं x-2 y-5 z-3। और बेटा इसका जो है ये L1 के परपेंडिकुलर वह है, इसका मतलब इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो गया है, n वेक्टर। तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 - 1 3। तो ओवर में 1 - 1 3 इक्वल्स में मैंने मान लिया k, और r जो पॉइंट है बच्चा वो इस पे लाई कर रहा है, तो r को अब हम क्या ले सकते हैं, k + 2 -k + 5 3k + 3। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ये जो है L2 पर R पॉइंट लाई कर रहा है। तो चूंकि R लाई कर रहा है L2 पर, तो अपन उसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 2k + 4 + k - 5 + 3k + 3 = -4। अब यहाँ से अगर हम देखें बच्चा तो 6k इधर बच रहा है और उधर की तरफ बच रहा है -6। तो यहाँ से k हमारा आ रहा है -1 और R पॉइंट बट्टा हमारा आ रहा है 1 6 0। तो Q और R दोनों हमारे आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। 2 5 3, तो Q था 2 5 3 और R था 1 6 0। अब आगे हम देखें बच्चा तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। सबसे पहले तो PQ की लेंथ, तो P और Q दोनों हमको दिख रहे हैं, हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो PQ लेंथ कितनी आ रही है, √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, √6 ही आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और PQ हमें मिल जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि R के कोऑर्डिनेट 163 है, वो तो गलत हो गया क्योंकि R के कोऑर्डिनेट 160 हैं, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन सी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR, तो वो हम निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या आएगा PQR का, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी σxi/3, तो वो हो जाएगा बच्चा 4/3, 14/3, 5/3। तो ये ऑप्शन सी बच्चा एकदम क्लियरली हमको सही नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR, मतलब इसकी तीनों साइड्स अपन निकाल लेते हैं। तो बेटा PQ तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, PQ हमारा आया था √6। QR हम निकाल लेते हैं बच्चा, तो QR हमारा आ रहा है 1 1 एंड 3 दैट इज़ √11। और बेटा PR अगर हम निकालें तो PR हमारा आ रहा है 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर √13। तो बेटा ये गलत नज़र आ रहा है क्योंकि पेरीमीटर कुछ और दिख रहा है, तो ऑप्शन डी गलत है। फाइनल आंसर है ए एंड सी। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें इसके एनालिसिस की बात करें तो बेटा 3D चैप्टर का था, 43% ने लगभग अटेम्प्ट ही नहीं करा। करेक्ट रेस्पॉन्सेज
30% के करीब थे, उसमें से भी 13% पार्शियली करेक्ट थे, रॉन्ग रेस्पॉन्सेज थे करीब करीब 15%। ओवरऑल ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम इसमें लगा क्योंकि पूछता गया आगे डिटेलिंग्स हमसे, वो हम करते गए। कैलकुलेशन टीडियस नहीं थी, मीडियम लेवल की ही थी बच्चा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहाँ पर है हमारे पास एक पैराबोला। ये पैराबोला जो है इस पर दो पॉइंट्स हैं A1 B1, और इन दोनों पर टेंजेंट्स पास कर रही है -4,0 से। तो बेटा ये जो लाइन है, पहले मैंने A1 को एज्यूम करा, A1 को मैंने एज्यूम किया बच्चा AT², 2AT, A यहाँ 2 था, और बेटा इस पर टेंजेंट क्या हो जाएगी, T बराबर 0। तो टेंजेंट T बराबर 0, तो बेटा वो आ जाएगा y1 इक्वल 4 टाइम्स x प्लस x1। x की जगह x प्लस x1 रखा है। अब बेटा यहां जो ये है C1 से पास कर रही है, तो C1 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो थ्रू -4,0 ये लाइन है, तो यहां पर बच्चा हमको जो है x की जगह हम रख देंगे -4 + 2t² बराबर है 0 के। तो t के यहाँ अपने आप ही दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गए हैं, +-√2। तो क्लियरली a भी हमको मिल चुका है और b भी हमको मिल चुका है, क्योंकि दोनों पर ही सेम बात हो रही थी, दोनों पर ही टेंजेंट कहाँ से पास कर रही थी, C1 से पास कर रही थी। ये पॉइंट हमारा C1 है। तो a क्या है बच्चा, a है हमारा 4,4√2, b है हमारा 4,-4√2। अब हमसे सबसे पहले यहाँ बात करें OA1 सेगमेंट की लेंथ, तो ओरिजिन और इसके बीच की लेंथ अगर हम निकालेंगे तो वो क्लियरली 4√3 ही हमको नज़र आ रही है। ऑप्शन ए ट्रू हो गया बच्चा। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें A1 B1 सेगमेंट की लेंथ की, तो ये लेंथ आप निकाल सकते हैं 8√2 आ रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है बच्चा। इसके बाद आगे हमें पूछा गया है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 C1। तो बेटा ट्राइंगल A1 B1 C1 को और अच्छे से अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसा ट्राइंगल था हमारा। यहाँ ये पॉइंट -4,0 है, ये वाला पॉइंट 4,4√2 है, ये वाला पॉइंट 4,-4√2 है। बेटा ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, तो एक एल्टीट्यूड तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है y बराबर 0, सी से जो निकल रहा है। अब अगर हम B1 से एल्टीट्यूड की बात करें, कुछ इस टाइप का सा एल्टीट्यूड हम मान लेते हैं, तो B1 से एल्टीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम निकालते हैं बेटा स्लोप ऑफ OA1, जो कि कितना आ रहा है 4√2/8। तो OA लाइन का जो स्लोप है बेटा वो कितना आ रहा है 1/√2। तो बेटा अगर मैं इस B1 से जो एल्टीट्यूड जा रहा है, एल्टीट्यूड फ्रॉम B1, तो एल्टीट्यूड फ्रॉम B1 का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, m1 m2 बराबर -1 करके हम लगाएं, m1 m2 बराबर -1, तो ये स्लोप आ जाएगा -√2। इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो क्या हो जाएगी y -4√2 इक्वल्स m × x - 4। ये हमने क्या करा है, B से एल्टीट्यूड निकाला है, और एक दूसरा एल्टीट्यूड, ये तो एक एल्टीट्यूड 1 है बच्चा और एक एल्टीट्यूड 2 था हमारा, y बराबर 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की जगह अगर हम 0 रख देंगे बच्चा तो हमारा x आ जाएगा 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है 0,0। तो ऑर्थो सेंटर की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर वो आ रहा है C 0,0, हमारा सही हो चुका है। ओवरऑल क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा लाइट ही था। इसके एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बेटा ये पैराबोला और सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में था। इसमें अराउंड 59% बच्चों ने इसे अटैम्प्ट नहीं किया, 17% का लगभग सही था, 14% का पार्शियली करेक्ट, अराउंड 20% का गलत। क्वेश्चन ओवरऑल ईजी ही था, आइडियल टाइम 2 से 3 मिनट, और कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं थी, मीडियम लेवल की ही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ गया है फंक्शनल इक्वेशन से, स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए। तो f जो है बच्चा ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो fx विल बी लैम्डा x। अब यहाँ लैम्डा कैसे निकालें, तो बेटा f ऑफ -3/5 हमें गिवन है 12, तो x की जगह -3/5 हम रख देते हैं, तो 12 इक्वल्स लैम्डा इंटू -3/5। यहाँ से बच्चा लैम्डा हमें मिल रहा है -20, और इसका मतलब फाइनली जो fx है बच्चा वो हमें मिल रहा है -20x। बेटा इसके बाद ये g वाली फंक्शनल इक्वेशन को देखें तो ये भी स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन होता है a⁴x। फर्दर हमें गिवन है g ऑफ -1/3 इक्वल्स 2, तो x की जगह -1/3 रखेंगे, तो a⁻⁻1/3 बराबर 2। इसका मतलब 1/a⁻1/3 is 2, that is a is 1/8, that is gx is 1/8x। अब जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं। f ऑफ 1/4, तो x की जगह बच्चा 1/4 यहाँ हम रख देंगे तो -5। g ऑफ -2, बेटा x की जगह -2 यहाँ रख देंगे, तो 8 पावर -2 विल बी 1/8 पावर -2 विल बी 64, वो ऊपर आ जाएगी, नेगेटिव पावर है तो -8 इंटू जी ऑफ 0 कितना आ रहा है, x की जगह 0 रखेंगे तो बच्चा बनेगा 1। तो फाइनली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा सवाल है। इसके एनालिसिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये एकदम फंक्शन चैप्टर में से फंक्शनल इक्वेशन पर सवाल था। करीब 22% बच्चों ने अटैम्प्ट ही नहीं करा। करेक्ट रेस्पॉन्सेज 22%, रॉन्ग रेस्पॉन्सेज 56% के लगभग मॉडरेट सा ही सवाल था, बट यहाँ रॉन्ग रेस्पॉन्सेज ज़्यादा हो गई, इसीलिए मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। वैसे तो इजी सवाल था, आइडियल टाइम 3 से 4 मिनट में इजीली हो जाता। कैलकुलेशंस भी यहाँ पर कोई रफ एंड टफ वाली नहीं थी, इजी कैलकुलेशंस यहाँ इन्वॉल्व थी। चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, और बस ये पढ़ने वाला सवाल है और एक ही लाइन में बस ये सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हमें दे रखा है, बस उसको हम देख लेते हैं। यहाँ हमें गिवन है कि हमारे पास 3 वाइट बॉल्स है, 6 ग्रीन बॉल्स है और n-9 हमारे पास ब्लू बॉल्स है। अब बच्चा यहाँ हमें गिवन है कि कंसीडर करो पहली वाइट और दूसरी ग्रीन निकल चुकी है। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बच्चा। पहली बॉल वाइट अगर निकल गई, आपने निकाला पहली बॉल वाइट आ चुकी है, वो आपको पता है पहले से, और दूसरी ग्रीन आ चुकी है, तो इस सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो मेरे पास बचा क्या होगा बेटा इस सैंपल स्पेस में से, इस पूरे बैग में से। तो बेटा मेरे पास एक वाइट निकल चुकी है तो 2 वाइट रह चुकी होगी, एक ग्रीन सेकंड वाली ग्रीन निकल चुकी है तो 5 ग्रीन मेरे पास रह गई होगी, और n-9 ब्लू बॉल्स मेरे पास रह गई होगी। अब बच्चा यहाँ पर मेरे को कह रहा है कि तीसरी बॉल ब्लू आ जाए, तो ब्लू बॉल बेटा यहाँ पर कितनी है n-9, और टोटल बॉल्स यहाँ कितनी बची हुई है इस सिनेरियो में, तो बच्चा वो बची हुई है n-2, और ये प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है 2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9n-81 इक्वल्स 2n-4, और बच्चा 7n इक्वल्स 77, और n आ रहा है 11। यही है हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही प्यारा और छोटा सा सवाल। इस डेटा को किसी ने काम में लिया तो थोड़ा सा उसके लिए लेंदी हो सकता था। यहाँ n के 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, बट ओवरऑल सवाल अगर इसको हम देखते तो बहुत ही आसान था। इसका एनालिसिस अब हम कर लेते हैं। बच्चा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये सवाल था। 25% ने अटैम्प्ट नहीं किया, 14% ने सही किया है, अराउंड 61% ने गलत किया है। डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली चूँकि करेक्ट और रॉन्ग रेस्पॉन्सेज का रेशियो अगर हम देखें तो वो रॉन्ग रेस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से डिफ़िकल्ट सवाल था। टाइम तो वैसे 2 से 3 मिनट ही था, इसमें कैलकुलेशन भी थोड़े आसान लेवल की ही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन को अगर हम देखें बच्चा, तो यहाँ पूछा गया है fx बराबर 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बेटा ये जो है इसमें साइन जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, fx को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यही fx है जो अपन लिख रहे हैं। बस मैंने क्या करा है बच्चा, कॉमन यहां पर ले लिया है। अब इसको जीरो करने की बात है बच्चा, तो इसको जीरो करने का मतलब है या तो sin x + 2 जीरो हो जाए,
विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो वो -2 के इक्वल नहीं हो पाएगा। या दूसरा चॉइस है बच्चा, ये 0 हो जाए, तो इसको मैं अगर gx मान लूं, और इसको 0 अब मुझे करना है, कितने जीरोस आ रहे हैं, क्योंकि ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है, और जब जब ये g 0 होगा तब तब ही f 0 होने वाला है। तो इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करने पर g डैश x आ रहा है 2023 x टू दी पावर 2022 प्लस 2024, और g डैश क्लियरली बेटा पॉजिटिव है फॉर ऑल x। इसका मतलब g का ग्राफ केवल और केवल इंक्रीज ही कर रहा है। g का ग्राफ कैसा हो सकता है बेटा, कुछ ऐसा। और अब अगर मैं बात करूं बेटा, -∞ पर g का y -∞ है, +∞ पर +∞ है, तो g कितनी बार y बराबर 0 को कट करेगा, तो वो है एग्जैक्टली एक बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ चुका है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f बराबर है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ g बराबर 0 बराबर है 1 के, क्योंकि g केवल एक ही बार 0 हो सकता है, -∞ से +∞ जाते टाइम वो 0 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पुट करेंगे तो दिख जाएगा x बराबर -1 पर g 0 हो रहा है। अब कर लेते हैं बेटा इसका एनालिसिस। सवाल मोनोटोनिसिटी का था, करीब 15% ने अटेम्प्ट ही नहीं करा, 32% ने या 33% ने इसको सही किया है। रॉन्ग रेस्पॉन्सेज 53% के करीब। इजी है क्योंकि ज़्यादातर जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्होंने ठीक करा है। आइडियल टाइम तो 2 से 3 मिनट ही था, कैलकुलेशन भी यहाँ पर इजी ही थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है वेक्टर्स का। तो यहाँ P और Q वेक्टर्स गिवन है और कुछ कंडीशंस गिवन है। P क्रॉस Q हमें सबसे पहले चाहिए होगा, तो वो निकाल लेते हैं। P क्रॉस Q विल बी I J K और 2 1 3 1 -1। रेगुलरली जैसे हम इसे निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। 4i j के साथ जो कोफिशिएंट आने वाला है वो हो जाएगा 3 - 2 1, और k के साथ जो कोफिशिएंट आने वाला है वो होने वाला है -3। अब हमें ये कंडीशन गिवन है, इसमें हम राइट हैंड साइड को डील करें तो राइट हैंड साइड हमारी क्या बन रही है, अल्फा टाइम्स 2p प्लस क्यू। तो 2p प्लस क्यू वैक्टर क्या होगा बच्चा, तो 2p में हो गया 4i प्लस i 5i, एंड सिमिलरली j वाला और k वाला भी अगर हम निकालें तो प्लस j प्लस 7k। बीटा के साथ क्या है, तो बीटा के साथ है p माइनस 2q। तो p में से 2q माइनस कर दें तो ये हमारा बनेगा 3j प्लस k, और गामा टाइम्स p क्रॉस q है, तो p क्रॉस q है हमारा 4i प्लस j माइनस 3k, और ये हमको गिवन है किसके इक्वल, 15i प्लस 10j प्लस 6k। यहां i वालों को अगर हम इक्वेट करें बच्चा तो हमें मिलेगा 15 इक्वल्स 5 अल्फा प्लस 4 गामा, इक्वेशन नंबर 1। j वालों को अगर हम इक्वेट करें बच्चा तो हमें मिलेगा 10 इक्वल्स अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, और k वालों को अगर हम इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 6 इक्वल है 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा। इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 18 इक्वल्स 21 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 9 गामा, और इक्वेशन 2 को हम फिर से लिख दें तो 10 इक्वल है अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा के। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 8 इक्वल्स 20 अल्फा माइनस 10 गामा। अब इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें बच्चा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 विल गिव अस
60 equals 20 alpha plus 16 gamma. If we subtract, so we will be having minus 52 equals minus 26 gamma. So गामा की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो है 2, हमसे पूछा गया है गामा, तो आंसर यहाँ हो जाएगा 2 बच्चा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। इसका एनालिसिस अगर अपन देखें बच्चा, तो वेक्टर्स का सिंपल सा प्रॉब्लम था, ज़्यादातर बच्चों ने इसे अटैम्प्ट भी करा है, तो बहुत ही कम आप देख सकते हैं अनअटेम्प्टेड है, और ज़्यादातर जिन्होंने अटैम्प्ट किया उसे सही भी डील कर दिया है। ओवरऑल इजी क्वेश्चन था, 4 से 5 मिनट में इजीली हो सकता था। बहुत ही औसत दर्जे की मीडियम लेवल की कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पैराबोला का एक नॉर्मल है जिसका स्लोप 1/√6 है। तो बच्चा इस पैराबोला का नॉर्मल का फॉर्मूला होता है ये। जनरली आपको प्लस ए वाला याद रहेगा, बट यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ए माइनस ए दे रखा है, तो नॉर्मल में हम एक ही जगह माइनस ए रख देंगे। आगे इसका स्लोप भी हमें पता है, और ये स्लोप के साथ साथ हमें ये पता है कि ये नॉर्मल माइनस 0, माइनस अल्फा से पास कर रहा है। तो m की जगह 1/√6 और पॉइंट की जगह 0, माइनस अल्फा अगर हम रख दें, तो हमें मिल रहा है अल्फा इक्वल्स 8a। आगे हमें क्या गिवन है? आगे हमें कह रहा है कि एक लाइन है L जो कि पैराबोला को मिल रही है A और B पर, और ये लाइन L क्या है? पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दी पैराबोला, और पासिंग थ्रू 0, माइनस अल्फा। तो ये जो पैराबोला है इसको डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती है y = a। उसके पैरेलल लाइन है तो हो जाएगी y = कुछ, और वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट इस लाइन L की इक्वेशन y = माइनस अल्फा। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि अल्फा 8a के इक्वल है, तो ये लाइन हम लिख सकते हैं y = -8a। अब ये लाइन पैराबोला को a और b पर मिल रही है, तो a और b हम कैसे निकालेंगे? तो y = -8a हम रख देते हैं पैराबोला में, तो ये हो जाएगा x² = -4a × -8a। तो यहाँ से a और b हमारे आ जाएंगे 4√2a और -4√2a, इनके x हमें मिलेंगे, और y हमें ऑलरेडी नोन था -8a। आगे हमें गिवन है कि R जो है वो तो क्या है? लेटस रेक्टम। R ओवर S हमें गिवन है, क्या गिवन है? 1/16, जहां R तो है लेटस रेक्टम जो कि होती है 4a, और S क्या है? स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो AB सेगमेंट की लेंथ कितनी आ रही है? 8√2, उसका स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 128a², जो कि हमें गिवन है 1/16। यहाँ से अगर हम देखें बेटा, तो हमें मिल रहा है a = हाफ। पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है 24a, तो 24a विल बी 12, तो इसका फाइनल आंसर है अपना 12। ये भी बहुत ही लाइट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा था। चलते इसके एनालिसिस की तरफ। पैराबोला चैप्टर का था ये, 26% ने अटैम्प्ट नहीं किया, 7% ने ही करेक्ट किया है, और लगभग 67% ने सॉरी गलत किया है। डिफिकल्ट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज रेशियो अगर हम देखें करेक्ट और इनकरेक्ट का, तो वो बहुत, आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जिन्होंने अटैम्प्ट किया बहुत ज़्यादा गलत उन्होंने किया है। आइडियल टाइम 5 से 6 मिनट है, कैलकुलेशंस भी इसमें ठीक ठाक सी थी, हाई मतलब मॉडरेट प्लस कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें कह रहा है f जो है वो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि f हमें इन टर्म्स ऑफ f ही गिवन है। तो वो करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ व्हेन t बिलोंग्स टू 2n - 1, 2n + 1। तो t अगर इस इंटरवल में है तब f क्या बनेगा? f of t देन विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर
एफ ऑफ 2n माइनस वन मेरे को रखना है, पहले ये वैल्यूज तो थी ही, और एफ ऑफ 2n माइनस वन कितना होगा वो आपको गिवन है, -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 प्लस t माइनस ऑफ 2n माइनस 1 ओवर 2 इंटू एफ ऑफ 2n प्लस 1। तो एफ ऑफ 2n प्लस 1 कैसे आएगा, यहां अगर हम n की जगह n प्लस 1 रख दें तो हमें एफ ऑफ 2n प्लस 1 दिखेगा -1 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 2। अब यहां 2 से 2 तो कट ही रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, -1 टू द पावर n, उसको अगर हम कॉमन ले लें, अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, एक माइनस रह जाएगा यहाँ पर बचा, और वो माइनस के कारण हर एक चीज का साइन यहाँ बदल जाएगा, तो -2n -1 प्लस t, और यहाँ बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ अपन ने गलती कर दी थोड़ी, यहाँ बनेगा -1 टू द पावर n प्लस 2। अगर हम n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ n प्लस 2 बनेगा बच्चा, तो यहाँ जब -1 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -1 का स्क्वायर विच इज +1, तो ये कितना रह जाएगा, प्लस का t -2n प्लस का 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर n, और इसके साथ फाइनली बच रहा है -1 एंड +1 तो कट हो चुका है, 2 टाइम्स t -2n। अब इसको हम और आगे बात करें तो f क्या होगा, when x t belongs to 1 से 3, 1 से 3 की क्यों बात हो रही है, उसके लिए मैं n की जगह रख रहा हूं 1, तो 1 से 3 में, अच्छा 1 पर इस डेफिनेशन से कितना आ रहा था 2, और इधर से भी अगर हम देखें 1x हम रखें n की जगह 1 तो भी यहाँ पर कितना आ रहा है 2। तो ओवरऑल हम इन दोनों डेफिनेशंस को t बराबर 1 के लिए कंसीडर कर सकते हैं, चाहे ये ले, दोनों से t बराबर 1 पर सेम y आएगा, इसलिए मैंने इन डेफिनेशंस को मर्ज कर दिया है। अब ये कितना बनेगा बच्चा, हमने n की जगह रखा है 1, n की जगह 1 रखने पर ये बन रहा है 2 टाइम्स 2 माइनस t। सिमिलरली t बिलोंग्स टू 3 to 5 के लिए और देख लेते हैं, बाकी फिर हम आगे IQ से सोच लेंगे कि क्या आ सकता है। तो t 3 to 5 है तो n यहां पर होना चाहिए 2 बच्चा, n अगर अपन 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ t -4। अच्छा आप t बराबर 3 से यहां पर देख लीजिए क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है, और यहां पर भी n की जगह 2 रख के आप देख सकते हैं -2 ही आ रहा है, मतलब ये t बराबर 3 पर y इससे निकाले चाहे इधर से निकाले एक ही बात रहेगी, तो ओवरऑल ये f की ही डेफिनेशन है। सिमिलरली अब आप आगे खुद से कैलकुलेट कर लेना फर्दर, t बिलोंग्स टू 5 से 7 के लिए ये आ जाएगा 2 टाइम्स 6 माइनस t, और आगे आ जाएगा t -8 फॉर t बिलोंग्स टू 7 to 9। बट हमें तो gx जो है, अब वो क्या, ये हमारा क्या आ चुका है बच्चा, fx आ चुका है एंड सो ऑन, ये हमारा fx है और अब हमें निकालना है gx जो कि है 1 से लेकर x तक f का इंटीग्रल। तो पहले हम एक बार f को प्लॉट करके देखते हैं, तो f का प्लॉटिंग कैसा रहेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर ये 2 पर तो 0 है, 1 पर वैल्यू 2 है और 3 पर वैल्यू -2 आ रही है, तो 1 पर तो 2, 2 पर 0 और 3 पर -2। ये 1 से लेकर 3 तक ग्राफ हो गया। फर्दर इसी तरीके से अगर आप देखते जाएंगे तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा नजर आ जाएगा 3 से 5 में, और इसके बाद अगर हम बात करें 5 से 7 में तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, एंड आगे भी कुछ ऐसा। ये ग्राफ है y =
एफ एक्स का। या y इक्वल टू एफ ऑफ टी का, जहां ये t रहेगा। अब अगर हम इसमें बात करें बच्चा, तो जो gx था वो था इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x एफ टी डी टी, मतलब 1 से लेकर x तक हम क्या कर रहे हैं, f का इंटीग्रल कर रहे हैं बच्चा। अब आप समझिए बात को बच्चा, अगर मैं 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रल करूंगा तो जो एरिया बाउंड होगा, यहां पर शेड करके मैं दिखा देता हूं आपको, 1 से लेकर 2 तक अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 से 2 का इंटीग्रेशन या वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जी उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहेगा। और फर्दर अगर हम 3 तक चले जाएंगे तो चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री 1 से 3 में f का इंटीग्रल 0 होने वाला है। तो हमें क्लियरली पता है 1 से 3 में f का इंटीग्रल 0 होने वाला है। इसका मतलब gx बराबर 0 के रूट्स की अगर मैं बात करूं तो एक रूट तो आने वाला है 3, उससे पहले क्यों नहीं हो पाएगा बच्चा, क्योंकि यहां तक 2 तक तो एक पॉजिटिव नंबर रहेगा g, जिसमें ये वाला एरिया कैलकुलेट हो चुका है, और अब उतना ही नेगेटिव एरिया देने के लिए मुझे -3 तक इंटीग्रेशन को ले जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं आगे देखूं बच्चा, तो 4 तक g ऑफ 4 कैसा रहेगा, नेगेटिव, और g ऑफ 5 फिर से क्या हो जाना चाहिए, इसी एरिया के लॉजिक से 0। लेकिन मुझे gx बराबर 0 को सॉल्व करना है व्हेन t बिलोंग्स टू ओपन 1 से 8। तो बेटा ये gx बराबर 0 के सॉल्यूशन आएंगे इन x बिलोंग्स टू 1 to 8। यहां हमें क्या गिवन था कि अल्फा जो है वो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए हैं बच्चा, 3। इसके बाद फर्दर हमें बीटा को लेकर गिवन है कि बीटा बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस gx ओवर x माइनस 1, जहां gx क्या है, तो gx अपना है 1 to x f ऑफ t dt ओवर x माइनस 1। क्लियरली अगर मैं x को 1 पर ले जाऊंगा तो इंटीग्रेशन 0 रहेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 बन रहा है, तो हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल, ये लिमिट किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, जो कि कितना हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स, और 1 प्लस पर एफ एक्स कितना है बच्चा, तो ये रहा f का डेफिनेशन, 1 प्लस पर वो बनेगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस ऑफ 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस टू 0 है। तो ये कितना आ रहा है, अगर h को 0 पर अप्रोच करा दे तो 2। तो बीटा की वैल्यू भी 2 आ चुकी है। तो जो पूछा गया था क्वेश्चन में दैट वाज अल्फा प्लस बीटा, और वो हमारा कितना आ जाएगा, 3 + 2 5। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो वो कितना आ चुका है, 5। अब इसके एनालिसिस की बात कर लेते हैं बच्चा। इसके एनालिसिस में अगर हम बात करें तो लिमिट और इंटीग्रेशन के इसमें कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं। 32% बच्चों ने लगभग इसे अटेम्प्ट नहीं किया, 14% ने करेक्ट किया है, 55% ने ऑलमोस्ट इसको गलत किया है। ओवरऑल ये सवाल डिफिकल्ट था, 5 से 6 मिनट इसमें इजीली एग्जाम में लग जाते, कैलकुलेशन इसमें मीडियम दर्जे की है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन का। यहां सबसे पहले हमें गिवन है एक सेट S जिसमें 1 से लेकर 6 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इस टाइप के एलिमेंट रिलेशन R में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर ये देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो इस टाइप के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो एक ही जगह 1 रख दें अगर हम, तो हमें मिलेगा कि B 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर एक ही जगह हम 2 रख दें तो हमें मिलेगा कि B जो है वो हमारा क्या क्या हो सकता है बच्चा, 4 5 6। फिर 3 रख दें तो 1 5 6 एंड सो ऑन, हम चलते जाएंगे। 4 रखने पर
5 रखने पर 5 1 5 2 5 3 और 6 रखने पर 6 1 6 2 6 3 एंड 6 4। तो ये सभी a, b जो हैं वो हमारा ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे बच्चा। अब हमें यहाँ क्या पूछा गया है, R में एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स हैं, तो जो रिलेशन होगा वो इनमें से 6 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अब ये ओवरऑल देखते हैं हम कितने एलिमेंट्स है बच्चा, तो ये हैं 4 3 3 3 3 4, ओवरऑल हैं 20 एलिमेंट्स। और अगर मैं बात करूं बच्चा रिलेशन x की, तो रिलेशन x इन 20 में से 6 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ x विल बी 20c6, जो कि हमें गिवन है mc6। कंपेयर कर सकते हैं क्लियरली, और m हमारे पास आ जाएगा 20। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के एनालिसिस की अगर हम बात करें बच्चा, तो रिलेशन का ये फंक्शन था। अराउंड 27% ने अटेम्प्ट नहीं किया, 8% ने इसको सही रेस्पॉन्ड किया एग्जाम टाइम पे, और रॉन्ग रेस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा थे। ओवरऑल वैसे सवाल तो आसान था, लेकिन रॉन्ग रेस्पॉन्सेज ज़्यादा हो गई, इसीलिए इसे डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला गया है। और आइडियल टाइम 4 से 5 मिनट्स, और कैलकुलेशन मीडियम लेवल की ही थी, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास था नहीं। आगे चलते हैं। इस सवाल में हमें पूछ रहा है n ऑफ y प्लस n ऑफ z। अच्छा, y को देखते हैं, y क्या है, तो y के अंदर वो रिलेशंस हैं r जिनकी रेंज में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट हो। तो बेटा देखते हैं एक बार। मैं सोचूं कि अगर रेंज में केवल 1 है, अब मैं किसको रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं y के लिए। तो रेंज में अगर केवल 1 है, ऐसा r मैं बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं। तो रेंज में अगर केवल 1 होगा तो एलिमेंट्स केवल ये आएंगे, 4 1 5 1 एंड 6 1। बेटा 6 एलिमेंट वाला ऐसा रिलेशन आर पॉसिबल है ही नहीं। तो उन रिलेशंस में से y आना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर अगर मैं रेंज में 1 रख रहा हूं, तो आप देख लो मुझे 6 पॉसिबल एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि जो हमारा r था उसका बेसिक कंडीशन क्या था कि r में 6 एलिमेंट्स हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप रेंज में कुछ भी और रख लेंगे, लेटर से मैंने 3 रखा, तो भी आप पाएंगे कि रेंज तो एक ही एलिमेंट कंटेन कर रही है, बट रिलेशन के अंदर पूरे के पूरे 6 एलिमेंट्स आ ही नहीं पा रहे हैं। तो n ऑफ y यहां क्या हो जाएगा, 0। अब इसी में अगर हम n ऑफ z की बात करें बच्चा, तो z क्या है, रिलेशन है s टू s में। तो n ऑफ z की अगर हम बात करें, n ऑफ y हमारा 0 था, और n ऑफ z की अगर हम बात करें, तो फंक्शन बनाने के लिए 1 के पास कितना चॉइस है, तो 1 के पास चॉइस है 4, 2 के पास कितना चॉइस है, 3। यहां से आप देख सकते हैं 1 एसोसिएट होगा और एक ही बार एसोसिएट होगा अगर हमारा फंक्शन है तो। 3 के पास कितना चॉइस है, 3। तो ओवरऑल अगर हम देखें नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड कितना रहेगा, 4 × 3 × 3 एंड सो ऑन। 5 के पास, 4 के पास भी 3 चॉइस है, और 6 के पास 4 चॉइसेस है। तो इसे अगर हम देखें तो ये ओवरऑल बन रहा है 36 स्क्वायर। तो आगे चलें बच्चों, तो यहाँ पर n ऑफ y हमारा कितना था, 0, और n ऑफ z हमारा कितना था, 36 स्क्वायर, और ये सम हमें गिवन है k स्क्वायर के। तो मॉड k हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, 36। तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल था ये। इसका डिस्कशन, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो बेटा जो कॉन्सेप्ट इसमें काम आ रहे थे वो रिलेशन एंड पीएनसी के थे। लगभग 30% ने अटैम्प्ट नहीं किया, बहुत ही कम ने इसे सही रेस्पॉन्ड करा है। रॉन्ग रेस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा थे। चूंकि रॉन्ग रेस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसे डिफिकल्ट कंसिडर किया गया है। आइडियल टाइम 4 से 5 मिनट्स, कैलकुलेशन भी इसमें मीडियम दर्जे की ही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो इसको शुरू करते हैं। हम I1 ले लेते हैं बच्चा, इस वाले इंटीग्रल को। f यहाँ पर हमारा क्या है, साइन स्क्वायर x।
g हमको g की तरह ही रहने देते हैं। जो g है बच्चों वो कैसा है, इसको एक बार और ध्यान से देख लेते हैं g को। तो ये है π/4 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस π/4। तो g का जो ग्राफ है वो x इक्वल टू π/4 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, और इसीलिए gx और g ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल होंगे। तो यहां हम प्रॉपर्टी लगा दें, क्या कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, इंटीग्रल fx dx बराबर होता है इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, I1 विल बी 2 टाइम्स 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर x इंटू जी एक्स डी एक्स। और अब यहाँ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें बच्चों, तो I1 प्लस I1 विल बी 2I1 विल बी 2 टाइम्स 0 टू π/2 gx dx। तो बच्चों यहाँ जो हमसे पूछा गया है वो है I1 माइनस इंटीग्रल 0 टू π/2 gx dx, जो कि कितना हो जाएगा 0। यही हमसे पहले पार्ट में पूछा गया है। कोइंसिडेंटली हमने I1 से शुरू किया, I2 अपने आप आ गया, और I1 माइनस I2 हमारा कितना है 0। इस प्रॉब्लम के एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बच्चों ये सवाल था, बेसिक प्रॉपर्टी बेस, सिंपल सा। 28% ने लगभग इसे अटेम्प्ट नहीं किया, 28.59% करेक्ट रेस्पॉन्सेज थे, 43.47% रॉन्ग रेस्पॉन्सेज थे। डिफिकल्टी लेवल आसानी सवाल था, 3 से 4 मिनट में होने लायक था। कैलकुलेशंस भी इजी लेवल की ही थी बच्चों। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, इसी ही का पार्ट 2। बच्चों इसमें अब हमसे पूछा गया है 0 से π/2 fx इंटू जी एक्स डी एक्स का 16/π³ टाइम्स। तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमने I1 किसको माना था बच्चों, I1 हमने पिछले पार्ट में माना था 0 से 2 टाइम्स 0 से π/2 fx इंटू जी एक्स डी एक्स को। और ये I1 किसके बराबर आ गया था, ये बराबर आ गया था 0 से π/2 जी एक्स डी एक्स के। तो यहां से इस इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 16/π³ इंटू 1/2 इंटू जी एक्स डी एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2। अब अगर हम g को ऑब्जर्व करें बच्चों, तो जो gx है वो क्या है, तो gx खुद है या उसका y है रूट πx माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर दें अगर हम, तो y स्क्वायर बराबर है πx/2 माइनस एक्स स्क्वायर के, दैट इज x माइनस π/4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू π/4 स्क्वायर। बच्चों ये क्या आ रहा है, एक सर्किल आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ केवल y पॉजिटिव ही था, वो तो हमने स्क्वायरिंग करी तब पूरा सर्किल आया है। मतलब जो एक्चुअल g है वो केवल सर्किल का अपर हाफ है। अपर हाफ ही क्यों बच्चों, तो अपर हाफ इसलिए बच्चों क्योंकि यहां पर जो gx था वो कैसा था, केवल पॉजिटिव था। ये एक सर्किल का पार्ट है जिसका सेंटर है π/4, 0। और अब अगर इसकी हम रेडियस की बात करें तो रेडियस भी है π/4। तो 0 टू π/2 gx dx क्या हो जाएगा, इस पूरे सेमी सर्किल का एरिया, जो कि कितना है πr²/2, जो कि कितना बन रहा है 8/32, जो कि बन रहा है 1/4, तो 0.25। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 0.25। चलते हैं बच्चों इसके एनालिसिस की तरफ। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये सवाल था, करीब 28% बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं करा, 6.48% ने करेक्ट रेस्पॉन्सेज, 65.29% ने रॉन्ग रेस्पॉन्सेज। चूँकि रॉन्ग रेस्पॉन्सेज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू करेक्ट रेस्पॉन्सेज, इसीलिए सवाल डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है। और आइडियल टाइम 5 to 6 मिनट्स, मीडियम दर्जे की कैलकुलेशन थी। और
बच्चों ये पेपर तो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद इसके एनालिसिस की बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स अलॉटेड थे वो अराउंड जो सभी बच्चों के थे वो 20 के आसपास 20 to 15 के आसपास जो की रेंज में ज़्यादा आ रहे हैं। ये तो सभी ओवरऑल स्टूडेंट्स का है, और अगर मैं उनकी बात करूं जिनको सीट अलॉट हुई थी तो उनके अराउंड 50 के आसपास में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो ओवरऑल स्कोरिंग पेपर था बच्चों। ये स्कोरिंग पेपर में भी मार्क्स बहुत एंड तक इतने अच्छे नहीं आने का रीज़न ये है कि बच्चे सिली मिस्टेक्स थोड़ी ज़्यादा कर जाते हैं। तो आपको इस पेपर से क्या सीखना है कि हमें सिली मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं करनी है। अगर पेपर हमारा इजी आता है तो पहले एक बार कैलकुलेशन करके हम पूरे पेपर को, अगर टाइम बचे तो क्रॉस चेक और कर ले हर सवाल को। कैजुअलिटी नहीं लानी है, आलस नहीं करना है। हमको जो क्वेश्चंस में हमको डाउट है कि हमारा गलत हो सकता है उसे हमें फिर से चेक कर लेना चाहिए। इस पेपर में अगर हम बात करें तो 47% के करीब डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, कॉन्सेप्चुअली और थोड़ी कैलकुलेशन थी, बट एक्सट्रीम कैलकुलेशन वाइज यहाँ कोई भी नहीं था। और इजी क्वेश्चंस का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 47%। मॉडरेट थे अराउंड 6% बच्चों। थैंक यू, बने रहिए आकाश यूट्यूब सीरीज के साथ।